आज के डिजिटल दुनिया में हम सब उन एप्लीकेशंस पर निर्भर हैं जो पलक झपकते ही जवाब देती हैं, है ना? चाहे उन पर एक साथ कितने भी लोग क्यों ना हों। कभी सोचा है कि पर्दे के पीछे ये सब कैसे संभव होता है? हाँ बिल्कुल। और इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग को और खासकर डेटाबेस टेक्नोलॉजीज को। मतलब जो इस तेजी और बड़े पैमाने को संभालने के लिए बनी है। सही डेटाबेस के बिना तो बेहतरीन से बेहतरीन एप्लीकेशन भी धीमी पड़ सकती है। और आज हम ऐसी ही एक कहना चाहिए बेहद शक्तिशाली और आधुनिक डेटाबेस सेवा पर गहराई से बात करने वाले हैं, Amazon DynamoDB। ये AWS की प्रमुख NoSQL डेटाबेस सेवा है। आजकल सर्वरलेस और हाई स्केल एप्लीकेशंस के कॉन्टेक्स्ट में इसका जिक्र बहुत होता है। हाँ, और हमने जो देखा है कुछ प्रमुख गाइडों और रिसोर्सेज में Amazon DynamoDB पर ये चर्चा उसी के विश्लेषण पर आधारित है। हमारा लक्ष्य सिर्फ ये बताना नहीं है कि DynamoDB क्या है, बल्कि ये समझना है कि इसकी असली ताकत कहाँ है, इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्यों मायने रखती हैं, ये कैसे काम करता है और हाँ, किन विशिष्ट परिस्थितियों में ये पारंपरिक डेटाबेस से बेहतर साबित होता है। बिल्कुल। हम विशेष रूप से उन स्थितियों पर फोकस करेंगे जहां बिजली जैसी स्पीड चाहिए, असीमित रूप से स्केल करने की क्षमता और वो सर्वर मैनेजमेंट का झंझट नहीं चाहिए, जिसे सर्वरलेस अप्रोच कहते हैं। तो अगर कभी NoSQL, सर्वरलेस, मिलीसेकंड लेटेंसी या की वैल्यू स्टोर जैसे शब्द सुनाई दें, हाँ, तो बहुत संभावना है कि DynamoDB उस बातचीत का एक अहम हिस्सा है। चलिए तो फिर इसकी बुनियाद से शुरू करते हैं। DynamoDB आखिर है क्या और ये पारंपरिक डेटाबेस से इतना अलग क्यों है? ठीक है, तो जरा इसकी गहराई में जाते हैं। सबसे पहली और मैं कहूंगा महत्वपूर्ण बात, DynamoDB एक NoSQL डेटाबेस है। इसका मतलब है नॉट ओनली SQL, या व्यवहारिक रूप से कहें तो ये SQL सर्वर या MySQL जैसे रिलेशनल डेटाबेस के नियमों से बंधा नहीं है। इसमें वो पहले से तय फिक्स्ड टेबल स्ट्रक्चर या स्कीमा नहीं होता। सही कहा। ये मुख्य रूप से की वैल्यू और डॉक्यूमेंट स्टोरेज मॉडल पर काम करता है। डेटा आइटम्स के रूप में स्टोर होता है। हर आइटम की एक यूनिक प्राइमरी की होती है और उसके साथ कई सारे एट्रीब्यूट्स जुड़े हो सकते हैं। और खास बात यह है कि हर आइटम के एट्रीब्यूट्स अलग-अलग हो सकते हैं, जो इसे बहुत लचीला बनाता है। सोचिए जैसे एक प्रोडक्ट कैटलॉग जहां हर प्रोडक्ट की अपनी अलग विशेषताएं हों। और इसका एक बहुत बड़ा आकर्षण है कि ये पूरी तरह से मैनेज सेवा है। मतलब डेवलपर्स को सर्वर के रखरखाव या वो ऑपरेटिंग सिस्टम पैचिंग, सॉफ्टवेयर अपडेट्स, डेटाबेस को मैन्युअली रूप से स्केल करने जैसी चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं। AWS ये सब बैकएंड में संभालता है। हाँ, फोकस एप्लीकेशन बनाने पर रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं। एग्जैक्टली। और परफॉर्मेंस की बात करें तो DynamoDB का दावा है कि ये किसी भी पैमाने पर, चाहे कितना भी डेटा क्यों न हो, लगातार सिंगल डिजिट मिलीसेकंड लेटेंसी देता है। सिंगल डिजिट मिलीसेकंड। हाँ, मतलब डेटा पढ़ने या लिखने में लगने वाला समय मिलीसेकंड्स में होता है और ये प्रतिक्रिया समय टेबल के आकार या रिक्वेस्ट वॉल्यूम बढ़ने पर भी कमोबेश स्थिर रहता है। यही स्थिरता इसकी खासियत है। ये सुनने में तो अविश्वसनीय से लगता है, खासकर अगर किसी को पारंपरिक डेटाबेस का अनुभव हो जहां प्रदर्शन लोड के साथ अक्सर घट जाता है। और जहां तक स्केल की बात है, आपने कहा कि ये प्रति सेकंड लाखों रिक्वेस्ट्स तक हैंडल कर सकता है। जी हाँ, लाखों रिक्वेस्ट्स पर सेकंड। तो अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन बना रहा है जिसे अचानक बहुत ज्यादा ट्रैफिक झेलना पड़ सकता है या जिसका वर्कलोड अप्रत्याशित है और जहां हर मिलीसेकंड मायने रखता है, जैसे कोई गेमिंग लीडर बोर्ड या रियल टाइम बिडिंग सिस्टम, हाँ, वहां DynamoDB एक स्वाभाविक पसंद बन जाता है। बिल्कुल। यही वो सिचुएशंस हैं जहां DynamoDB सही मायने में चमकता है। अच्छा, तो अब इसकी उन मुख्य विशेषताओं को थोड़ा और विस्तार से देखते हैं जो इसे इतना पावरफुल बनाती है। ठीक है, सबसे पहले जैसा हमने कहा, इसका स्कीमा लेस होना। पारंपरिक RDS डेटाबेस में हमें पहले टेबल का पूरा ढांचा, कॉलम्स, उनके डेटा टाइप्स, उनके बीच के संबंध, सब कुछ तय करना पड़ता है और बदलाव करना अक्सर मुश्किल होता है। DynamoDB में ये बाध्यता नहीं है। आप एक आइटम में नाम और ईमेल स्टोर कर सकते हैं और दूसरे में नाम, पता और फोन नंबर। ये उन एप्लीकेशंस के लिए वरदान है जिनका डेटा मॉडल तेजी से बदलता है या जहां डेटा बहुत विविध होता है। इससे डेवलपमेंट की रफ्तार बढ़ जाती है क्योंकि वो स्कीमा माइग्रेशन जैसी जटिलताओं से काफी हद तक बचा जा सकता है। अच्छा, दूसरी अहम विशेषता है परफॉर्मेंस, जिसकी हमने बात की, लगातार कम लेटेंसी। ये कैसे संभव होता है, खासकर जब डेटा अरबों आइटम्स तक पहुंच जाए? इसके पीछे कई कारण हैं। पहला, ये अंदरूनी तौर पर SSD
यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव स्टोरेज का इस्तेमाल करता है, जो पारंपरिक डिस्क से कहीं ज्यादा तेज है। दूसरा, इसका आर्किटेक्चर डेटा को इस तरह से पार्टीशन और डिस्ट्रीब्यूट करता है कि रिक्वेस्ट सीधे सही नोड तक पहुंचें, बिना किसी बाधा के। और इसका डिजाइन शुरू से ही स्केल और स्पीड को ध्यान में रखकर किया गया है। मतलब परफॉर्मेंस सिर्फ तेज नहीं बल्कि प्रिडिक्टेबल भी है। बिल्कुल अनुमानित। तीसरी विशेषता है मापनीयता, यानी स्केलेबिलिटी। ये शायद डायनेमोडीबी का सबसे प्रसिद्ध पहलू है। हाँ, और यहाँ खास बात ऑटो स्केलिंग है। डायनेमोडीबी आपके एप्लीकेशन के ट्रैफिक के आधार पर जरूरी रीड और राइट थ्रूपुट क्षमता और स्टोरेज को स्वचालित रूप से बढ़ाए या घटा सकता है। आपको मैन्युअली सर्वर जोड़ने या हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, तो अगर मान लीजिए कोई मार्केटिंग कैंपेन हिट हो जाती है और ट्रैफिक 10 गुना बढ़ जाता है, तो डायनेमोडीबी उसे संभालने के लिए तैयार रहता है अपने आप। सुरक्षित रहना और एप्लीकेशन का हमेशा चलते रहना तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, डायनेमोडीबी इसे बहुत गंभीरता से लेता है। आपका डेटा स्वचालित रूप से एक ही AWS रीजन के भीतर कई अवेलेबिलिटी जोन्स में कॉपी किया जाता है। ये एजेड्स असल में उस रीजन के अंदर स्थित फिजिकली अलग-अलग डेटा सेंटर्स होते हैं। अच्छा, जिनकी अपनी स्वतंत्र पावर, कूलिंग और नेटवर्किंग होती है। अगर किसी एक एजी में कोई समस्या आ भी जाए तो भी आपका डेटा सुरक्षित रहता है और एप्लीकेशन दूसरे एजी से सेवा देना जारी रख सकती है। ये बिल्ट इन फॉल्ट टॉलरेंस है। समझ गया। और पांचवी महत्वपूर्ण विशेषता जो इसे आधुनिक क्लाउड आर्किटेक्चर का एक अहम हिस्सा बनाती है, वो है इसका इंटीग्रेशन। हाँ, डायनेमोडीबी AWS इकोसिस्टम की दूसरी सेवाओं, खासकर सर्वलेस सेवाओं जैसे AWS लैम्डा, Amazon API गेटवे, S3, किनेसिस वगैरह के साथ बहुत आसानी से जुड़ जाता है। जैसे लैम्डा फंक्शंस सीधे डायनेमोडीबी टेबल से डेटा पढ़ और लिख सकते हैं, बिना किसी जटिल कनेक्शन मैनेजमेंट के। इसीलिए ये सर्वलेस एप्लीकेशंस के लिए एक तरह से डिफ़ॉल्ट डेटाबेस जैसा बन गया है। ये सभी विशेषताएं मिलकर इसे वाकई बहुत आकर्षक बनाती हैं। लेकिन व्यावहारिक रूप से जब कॉस्ट की बात आती है तो डायनेमोडीबी का प्राइसिंग कैसे काम करता है? इसके अलग-अलग मॉडल है ना? हाँ, मुख्य रूप से 2 कैपेसिटी मोड है जिनके आधार पर लागत तय होती है, ऑन डिमांड और प्रोविजन्ड। सही मोड चुनना कॉस्ट ऑप्टिमाइज करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहले ऑन डिमांड कैपेसिटी की बात करते हैं। ये सुनने में सबसे आसान लगता है। हाँ, ऑन डिमांड मोड में आप असल में जितनी रीड और राइट रिक्वेस्ट्स करते हैं उसी के आधार पर भुगतान करते हैं। आपको पहले से ही अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं होती कि आपको कितनी क्षमता चाहिए होगी। डायनेमोडीबी जरूरत के हिसाब से क्षमता को ऑटोमेटिकली संभालता है। ये उन एप्लीकेशंस के लिए बढ़िया है जिनका ट्रैफिक बहुत अप्रत्याशित है या जो नई है और जिनके यूसेज पैटर्न का अंदाजा लगाना मुश्किल है। तो इसका फंडा हुआ अप्रत्याशित ट्रैफिक इज इक्वल टू ऑन डिमांड। फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, लेकिन शायद अगर ट्रैफिक लगातार ज्यादा रहता है तो ये महंगा पड़ सकता है। बिल्कुल, अगर आपका वर्कलोड काफी स्थिर और अनुमानित है तो प्रोविजन्ड कैपेसिटी मोड ज्यादा किफायती हो सकता है। इसमें आप पहले से तय करते हैं कि आपको प्रति सेकंड कितनी रीड कैपेसिटी यूनिट्स यानी RCUs और कितनी राइट कैपेसिटी यूनिट्स यानी WCUs की जरूरत होगी। RCU और WC। हाँ, मोटी बात यह है कि एक RCU 1 सेकंड में 4 KB तक के आइटम को एक बार पढ़ने की क्षमता देता है और एक WCU 1 सेकंड में 1 KB तक के आइटम को एक बार लिखने की। आप केवल उसी क्षमता के लिए भुगतान करते हैं जो आपने तय की है। तो स्थिर अनुमानित वर्कलोड इज इक्वल्स टू प्रोविजन्ड। और अगर जरूरत बदलती है, मान लीजिए महीने के अंत में लोड बढ़ता है, तो क्या इसे एडजस्ट कर सकते हैं? हाँ, आप प्रोविजन्ड कैपेसिटी को मैनुअल रूप से बदल सकते हैं या फिर ऑटो स्केलिंग को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ताकि ये आपके द्वारा सेट की गई लिमिट्स के भीतर अपने आप एडजस्ट हो जाए। और कॉस्ट और कम करने के लिए रिजर्व्ड कैपेसिटी का ऑप्शन भी है। अगर आप 1 या 3 साल के लिए एक निश्चित मात्रा में प्रोविजन कैपेसिटी इस्तेमाल करने का कमिटमेंट देते हैं तो आपको काफ़ी छूट मिल सकती है। तो सही मॉडल चुनना वास्तव में आपकी एप्लीकेशन के ट्रैफिक पैटर्न की समझ पर निर्भर करता है। ये कॉस्ट बचाने और जरूरत पड़ने पर स्केल करने की क्षमता के बीच एक बैलेंस बनाने जैसा है। गलत चुनाव करने से या तो बिल ज्यादा आ सकता है या परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है। एकदम सही कहा। ये सिर्फ एक टेक्निकल निर्णय नहीं बल्कि एक बिजनेस डिसीजन भी है। चलिए अब कुछ एडवांस्ड फीचर्स पर बात करते हैं जो डायनामोडीबी की क्षमताओं को और भी आगे ले जाती हैं। इनमें से पहला है DAX, डायनामोडीबी एक्सेलरेटर।
DAX असल में DynamoDB के लिए एक पूरी तरह से मैनेज्ड हाई अवेलेबल इन मेमोरी कैश है। इसका मुख्य उद्देश्य रीड हैवी एप्लीकेशंस के प्रदर्शन को और बेहतर बनाना है। जहां DynamoDB मिलीसेकंड्स में जवाब देता है, DAX उसी डेटा को माइक्रोसेकंड्स में लौटा सकता है। माइक्रोसेकंड, हाँ, क्योंकि डेटा को मेमोरी में रखता है। ये तो लगभग इंस्टेंट हो गया। क्या इसे इंप्लीमेंट करना जटिल है? क्या एप्लीकेशन कोड में बड़े बदलाव करने पड़ते हैं? अच्छी बात यह है कि DAX DynamoDB API के साथ कंपैटिबल है। ज़्यादातर मामलों में डेवलपर्स को अपने मौजूदा एप्लीकेशन कोड में बहुत कम बदलाव करने पड़ते हैं। ये एक तरह से DynamoDB एंड पॉइंट की जगह ले लेता है। हमारे सूत्रों से एक दिलचस्प बात ये निकलती है कि DAX सिर्फ प्रदर्शन को नहीं बढ़ाता, बल्कि ये एप्लीकेशन डिज़ाइन को इस तरह बदल सकता है कि कुछ जटिल कैशिंग लॉजिक जो शायद एप्लीकेशन लेयर पर लिखा जाता, उसकी ज़रूरत ही ना पड़े। तो मोटी बात यह है, अगर मिलीसेकंड भी काफ़ी तेज़ नहीं है, खासकर रीड ऑपरेशंस के लिए, तो DAX पर विचार करें। अगला है ग्लोबल टेबल्स। ये किस समस्या का समाधान करता है? ग्लोबल टेबल्स उन एप्लीकेशंस के लिए हैं जिनके उपयोगकर्ता दुनिया भर में फैले हुए हैं। ये DynamoDB का मल्टी रीजन मल्टी एक्टिव रेप्लिकेशन समाधान है। आप एक DynamoDB टेबल बना सकते हैं और उसे कई अलग-अलग AWS रीजन्स जैसे अमेरिका, यूरोप, एशिया में रेप्लिकेट कर सकते हैं। हर रीजन में टेबल की कॉपी रीड और राइट दोनों ट्रैफिक को स्वीकार कर सकती है। इसका प्रैक्टिकल फायदा क्या है? 2 मुख्य फायदे हैं। पहला, दुनिया भर के उपयोगकर्ता अपने निकटतम AWS रीजन से डेटा एक्सेस कर पाते हैं, जिससे उन्हें बहुत कम लेटेंसी मिलती है। मतलब यूरोप के यूज़र को यूरोप के सर्वर से और एशिया के यूज़र को एशिया के सर्वर से डेटा मिलता है। दूसरा, ये डिज़ास्टर रिकवरी के लिए एक बहुत मजबूत समाधान है। अगर किसी वजह से एक पूरा AWS रीजन अनुपलब्ध हो जाता है, तो आपकी एप्लीकेशन अन्य रीजन से बिना किसी रुकावट के काम करती रह सकती है। अच्छा, तो ग्लोबल यूजर्स और हाई अवेलेबिलिटी, इसके लिए ग्लोबल टेबल्स, हाँ, ये वाकई शक्तिशाली लगता है। अब बात करते हैं स्ट्रीम्स की। ये क्या है और क्यों उपयोगी है? DynamoDB स्ट्रीम्स आपकी टेबल में होने वाले हर बदलाव, जैसे नया आइटम जोड़ना, पुराना अपडेट होना या डिलीट होना, उसका एक क्रमबद्ध लॉग कैप्चर करता है, लगभग रियल टाइम में। आप चुन सकते हैं कि स्ट्रीम में आइटम की केवल नई इमेज जाए, पुरानी इमेज जाए या दोनों। इसका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है? ये कुछ डेटाबेस ट्रिगर्स जैसा लग रहा है। हाँ, आप इसे इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे आम उपयोग AWS लैम्बडा के साथ इंटीग्रेशन है। जैसे ही आपकी DynamoDB टेबल में कोई बदलाव होता है, मान लीजिए ऑर्डर्स टेबल में नया ऑर्डर आता है, स्ट्रीम उस बदलाव को रिकॉर्ड करती है और एक लैम्बडा फंक्शन को ट्रिगर कर सकती है। वो लैम्बडा फंक्शन फिर आगे की प्रोसेसिंग कर सकता है, जैसे ग्राहक को ईमेल भेजना, इन्वेंट्री अपडेट करना या एनालिटिक्स सिस्टम को डेटा भेजना। ये सिस्टम्स को लूजली कपल करने का एक शानदार तरीका है। समझ गया। तो रियल टाइम प्रोसेसिंग या इवेंट ड्रिवन एप्स के लिए स्ट्रीम्स। और एक और उपयोगी फीचर है TTL, टाइम टू लिव। हाँ, TTL आपको अपनी टेबल के आइटम्स पर एक एक्सपायरी टाइम स्टैम्प सेट करने की सुविधा देता है। जब वो समय बीत जाता है, तो DynamoDB उस आइटम को टेबल से ऑटोमेटिकली हटा देता है। और सबसे अच्छी बात, ये डिलीशन ऑपरेशन आपके प्रोविजन्ड थ्रूपुट को कंज्यूम नहीं करता, यानी इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ते। अरे वाह, ये किन कामों के लिए बढ़िया है? ये उस डेटा के लिए बहुत उपयोगी है जिसका जीवन काल सीमित होता है, जैसे यूजर सेशन की जानकारी, टेम्पररी लॉग्स या कोई भी ऐसा डेटा जिसे एक निश्चित अवधि के बाद रखने की जरूरत नहीं है। ये आपको मैनुअल रूप से पुराने डेटा को हटाने का लॉजिक लिखने और चलाने के बोझ से बचाता है। तो डेटा को ऑटो एक्सपायर करना है TTL। हाँ, ये एडवांस्ड फीचर्स दिखाते हैं कि DynamoDB सिर्फ एक साधारण की वैल्यू स्टोर नहीं है। ये आधुनिक एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आने वाली खास आर्किटेक्चरल चुनौतियों का सामना करने के लिए डिजाइन किए गए उपकरणों का एक सेट देता है। ये सब बहुत दिलचस्प है। अब एक ऐसे सवाल पर आते हैं जो अक्सर डेवलपर्स के मन में होता है, खासकर जब वे AWS पर शुरुआत कर रहे हों। DynamoDB और RDS यानी रिलेशनल डेटाबेस सर्विस के बीच मुख्य अंतर क्या है और कब किसे चुनना चाहिए? ये एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि गलत चुनाव बाद में बहुत परेशानी पैदा कर सकता है। दोनों ही बेहतरीन सेवाएं हैं, लेकिन उनकी डिजाइन फिलॉसफी और इस्तेमाल के मामले बहुत अलग हैं। चलिए इनकी तुलना करते हैं। सबसे बेसिक अंतर तो डेटा मॉडल का है।
RDS रिलेशनल SQL है, जहां डेटा स्ट्रक्चर्ड टेबल्स में होता है और उनके बीच रिलेशनशिप्स होते हैं। DynamoDB NoSQL की वैल्यू डॉक्यूमेंट है, जहां डेटा आइटम्स के रूप में होता है और स्कीमा फ्लेक्सिबल होता है। बिल्कुल। स्कीमा के मामले में RDS में एक फिक्स्ड स्कीमा होता है जिसे पहले डिफाइन करना होता है। DynamoDB स्कीमा लेस है, जो डेवलपमेंट में लचीलापन देता है, लेकिन हाँ, डेटा कंसिस्टेंसी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी डेवलपर पर डालता है। स्केलिंग के तरीके में भी बड़ा अंतर है। RDS आमतौर पे वर्टिकली स्केल करता है, मतलब आप ज्यादा पावरफुल सर्वर चुनते हैं। रीड ट्रैफिक के लिए आप रीड रेप्लिका जोड़ सकते हैं, लेकिन राइट ट्रैफिक को स्केल करना ज्यादा जटिल हो सकता है। हाँ, उसके लिए शार्डिंग जैसे तरीकों की जरूरत पड़ सकती है। वहीं DynamoDB को हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये पर्दे के पीछे डेटा को कई सर्वरों पर पार्टीशन करता है और जरूरत पड़ने पर ऑटोमेटिकली स्केल करता है। ये लाखों रिक्वेस्ट प्रति सेकंड तक रीड और राइट दोनों को संभाल सकता है, बिना किसी मैनुअल दखल के। लेटेंसी यानी रिस्पॉन्स टाइम के बारे में क्या? RDS के लेटेंसी क्वेरी की जटिलता, डेटा की मात्रा और सर्वर लोड के आधार पर मिलीसेकंड से लेकर सेकंड्स तक भी जा सकती है। DynamoDB का लक्ष्य हमेशा सिंगल डिजिट मिलीसेकंड लेटेंसी देना है, लगभग किसी भी पैमाने पर, खासकर जब प्राइमरी की से एक्सेस किया जाए। तो इस्तेमाल के मामलों के लिहाज से क्या निष्कर्ष निकलता है? ट्रेडिशनल एंटरप्राइज एप्लीकेशंस जैसे ERP, CRM या फाइनेंशियल सिस्टम्स, जहां डेटा बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज और जॉइंस की ज़रूरत होती है और एसिड ट्रांजैक्शंस महत्वपूर्ण होते हैं, वहां अक्सर RDS या दूसरे रिलेशनल डेटाबेस ज़्यादा फिट बैठते हैं। दूसरी ओर ऐसी एप्लीकेशंस जहां भारी मात्रा में डेटा है, बहुत ज्यादा रीड राइट ट्रैफिक है, मिलीसेकंड लेटेंसी की जरूरत है, डेटा का स्ट्रक्चर बदलता रहता है, या जो सर्वरलेस आर्किटेक्चर पर बन रही हैं, जिसे IoT प्लेटफॉर्म, मोबाइल गेम्स, ई-कॉमर्स कैटलॉग, सोशल मीडिया फीड्स, वहां DynamoDB अक्सर बेहतर परफॉर्म करता है। मूल्य निर्धारण मॉडल भी अलग है। RDS में आप मुख्य रूप से सर्वर चलाने के घंटों के हिसाब से भुगतान करते हैं। DynamoDB में आप स्टोरेज और आपके द्वारा इस्तेमाल की गई या प्रोविजन की गई रीड राइट कैपेसिटी के लिए भुगतान करते हैं। तो संक्षेप में, ये कौन बेहतर है का सवाल नहीं है। ये इस बात का सवाल है कि आपके काम के लिए कौन सा टूल सही है। अगर आपको स्ट्रक्चर्ड डेटा, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स और SQL की पूरी शक्ति चाहिए, तो RDS। और अगर आपको विशाल स्केल, लगातार कम लेटेंसी, फ्लेक्सिबिलिटी और सर्वरलेस इंटीग्रेशन चाहिए, तो DynamoDB। बिल्कुल, दोनों के अपने अपने फायदे और ट्रेड ऑफ हैं। इसे एक ठोस उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हम एक बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon जैसी बना रहे हैं। DynamoDB यहाँ कैसे फिट होगा? हाँ, ये अच्छा रहेगा। इस तरह की साइट की कई चुनौतियां हैं। पीक आवर्स दे लाखों उपयोगकर्ता एक साथ हो सकते हैं। शॉपिंग कार्ट को हर यूजर के लिए रियल टाइम में अपडेट करना होता है। लाखों प्रोडक्ट्स का कैटलॉग होता है जिसके एट्रीब्यूट्स अलग अलग होते हैं, जैसे कपड़ों के लिए साइज, रंग, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए स्पेसिफिकेशंस। और त्योहारी सीजन में ट्रैफिक कई गुना बढ़ सकता है। अच्छा, अब इन चुनौतियों को DynamoDB की विशेषताओं से जोड़कर देखते हैं। लाखों यूजर्स को संभालने के लिए भारी स्केलेबिलिटी चाहिए, जो DynamoDB की ऑटो स्केलिंग क्षमता देती है। शॉपिंग कार्ट में आइटम जोड़ने या हटाने जैसे रियल टाइम अपडेट्स के लिए तेज, कम लेटेंसी वाले रीड राइट ऑपरेशंस चाहिए, जो DynamoDB की सिंगल डिजिट मिलीसेकंड लेटेंसी सुनिश्चित करती है और विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स के लिए अलग-अलग विशेषताओं वाले कैटलॉग को संभालने के लिए लचीलापन चाहिए, जो DynamoDB के स्कीमालेस मॉडल से मिलता है। आप हर प्रोडक्ट के लिए केवल वही एट्रीब्यूट स्टोर कर सकते हैं जो उसके लिए रेलेवेंट है। इस तरह के यूज केस के लिए DynamoDB को डिजाइन ही किया गया था। RDS शायद इतने बड़े पैमाने और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ स्ट्रगल करता, खासकर परफॉर्मेंस और कॉस्ट के मामले में। ये उदाहरण वाकई स्पष्ट करता है कि क्यों DynamoDB कुछ खास प्रकार की समस्याओं के लिए इतना शक्तिशाली समाधान है। इतनी सारी जानकारी के बाद चलिए कुछ मुख्य बातों को क्विक मेमोरी हैक्स के रूप में दोहराते हैं। जरूर। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, DynamoDB इक्वल्स टू सर्वरलेस NoSQL डेटाबेस जो स्केल और स्पीड के लिए बना है। ऑन डिमांड कैपेसिटी इक्वल्स टू अप्रत्याशित ट्रैफिक के लिए फ्लेक्सिबिलिटी, पे पर यूज। प्रोविजन्ड कैपेसिटी इक्वल्स टू अनुमानित ट्रैफिक के लिए किफायती क्षमता पहले से तय। DX यानी रीड हैवी वर्कलोड के लिए इन मेमोरी कैश। माइक्रोसेकंड लेटेंसी
ग्लोबल टेबल्स यानी दुनिया भर के यूजर्स के लिए कम लेटेंसी और डिजास्टर रिकवरी। TTL यानी टाइम टू लिव, पुराने डेटा को ऑटोमेटिकली हटाने के लिए। और स्ट्रीम्स, टेबल में होने वाले बदलावों पर रियल टाइम में प्रतिक्रिया करने के लिए इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर का आधार। और शायद सबसे बड़ा मंत्र याद रखने के लिए, जब जरूरत सर्वरलेस, बहुत तेज रिस्पॉन्स टाइम और लगभग अनलिमिटेड स्केल की हो, तो डायनामोडीबी के बारे में जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल, ये बिंदु इसकी मूल क्षमताओं और प्रमुख उपयोग के मामलों का सार हैं। तो Amazon DynamoDB पर हमारी इस गहन चर्चा का निष्कर्ष ये है कि ये सिर्फ एक डेटाबेस नहीं है, बल्कि ये आधुनिक क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस बनाने के लिए एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। इसका जो पूरी तरह से मैनेज नेचर है, NoSQL का लचीलापन, अविश्वसनीय स्केल और प्रदर्शन, और AWS इकोसिस्टम के साथ गहरा इंटीग्रेशन, इसे कई चुनौतीपूर्ण समस्याओं का एक प्रभावी समाधान बनाते हैं। हमने इसके मुख्य मॉडल, विशेषताओं और एडवांस क्षमताओं को समझा। हाँ, और ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि डायनामोडीबी का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए पारंपरिक रिलेशनल डेटाबेस से थोड़ी अलग सोच की आवश्यकता होती है, खासकर डेटा मॉडलिंग और एक्सेस पैटर्न के बारे में। लेकिन सही सिनेरियो में ये डेवलपर्स को ऐसी एप्लीकेशंस बनाने में सक्षम बनाता है जो शायद पहले संभव नहीं थी। और इसी बात से जुड़ा एक विचार उत्तेजक प्रश्न हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहेंगे। डायनामोडीबी के डिज़ाइन आपको एप्लीकेशन के डेटा एक्सेस पैटर्न, मतलब आप डेटा को कैसे क्वेरी करेंगे, इसके बारे में बहुत पहले सोचने पर मजबूर करता है, खासकर प्राइमरी की चुनते समय। एसक्यूएल डेटाबेस की तुलना में, जहां क्वेरीज में ज़्यादा लचीलापन होता है, डेटाबेस चुनने से पहले एक्सेस पैटर्न पर इतना फोकस करने का एप्लीकेशन डिज़ाइन प्रोसेस पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या ये एक बाधा है या ये बेहतर डिज़ाइन की ओर ले जाता है? या इस पर विचार करें। डायनामोडीबी और AWS लैम्डा जैसी सेवाओं से प्रेरित सर्वरलेस कंप्यूटिंग का जो उदय हो रहा है, क्या वो हमारे एप्लीकेशन आर्किटेक्चर के बारे में सोचने के तरीके को फंडामेंटली बदल रहा है? क्या हम अब डेटाबेस और कंप्यूट को अलग-अलग इकाइयों के रूप में कम और एक बड़े इवेंट ड्रिवन सिस्टम के कसकर जुड़े हुए हिस्सों के रूप में ज्यादा देख रहे हैं? इन तकनीकों का हमारे सोचने पर क्या असर पड़ रहा है? दिलचस्प सवाल हैं जिन पर आगे विचार किया जा सकता है। यह दिखाता है कि टेक्नोलॉजी केवल समाधान ही नहीं देती, बल्कि सोचने के नए आयाम भी खोलती है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ Amazon DynamoDB पर हमारी ये विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि यह जानकारी उन सभी के लिए उपयोगी रही होगी जो क्लाउड डेटाबेस की दुनिया को समझना चाहते हैं।